नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं इतिहास और नागरिक शास्त्र के नागरिक शास्त्र पाठ 4 भारत की न्यायपालिका इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पाठ 4 भारत की न्यायपालिका, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहला है, निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। उसमें से पहला है, कानून की निर्मिति खाली जगह द्वारा की जाती है। उसका ऑप्शन है विधानमंडल, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडल। इसके उत्तर में आएगा विधानमंडल। कानून की निर्मिति विधानमंडल द्वारा की जाती है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति खाली जगह करते हैं। ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य न्यायाधीश। इसके उत्तर में आएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न संकल्पनाएं स्पष्ट करो। उसमें से पहला है न्यायालयीन पुनर्विलोकन। इसके उत्तर में आएगा पहला, संविधान देश का कानून होता है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय की है। दूसरा है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिसमें संविधान का उल्लंघन हो। तीसरा है, संविधान विरोधी किसी भी नीति को कार्यकारी मंडल स्वीकार नहीं कर सकता। चौथा है, यदि विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून अथवा कार्यकारी मंडल द्वारा अपनाई गई नीति या आदेश से संविधान का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को ऐसे कानून, नीति अथवा कृति को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के इस अधिकार को न्यायालयीन पुनर्विलोकन कहते हैं। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, जनहित याचिका, इसको स्पष्ट करना है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जिसमें संपूर्ण जनता का हित निहित होता है, ऐसे सार्वजनिक प्रश्न को हल करने के लिए जनता की ओर से न्यायालय में दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। दूसरा, ऐसी याचिका कोई भी नागरिक, सामाजिक अथवा गैर सरकारी संगठन न्यायालय में दायर कर सकता है। तीसरा, विस्थापितों का पुनर्वसन, पर्यावरण संरक्षण, दुर्बल वर्ग का संरक्षण आदि प्रश्नों के संदर्भ में न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई है और संबंधित व्यक्तियों और संगठन को न्याय मिला है। चौथा है, ऐसी याचिका को दायर करने में खर्च नहीं लगता और न्याय भी तुरंत मिलता है। दोस्तों, अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखो। उसमें से पहला है दीवानी और फौजदारी कानून। मतलब दीवानी कानून क्या होता है और फौजदारी कानून क्या होता है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले उत्तर में आएगा, ये दीवानी कानून के बारे में है 4 पॉइंट और 4 पॉइंट है फौजदारी कानून के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग दीवानी कानून के बारे में देखते हैं। पहला है, दीवानी कानून और फौजदारी कानून, ये कानून पद्धति की 2 शाखाएं होती है। दूसरा, मुख्य रूप से संपत्ति संबंधी कानूनों का समावेश दीवानी कानून में होता है। तीसरा, लोगों के अधिकारों का हनन करने वाले विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। चौथा, जमीन, भाड़ा पट्टा, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित विवादों की याचिका दीवानी न्यायालय में दायर की जाती है। और जो फौजदारी कानून है वो क्या है, उसमें से पहला है, अपराध संबंधी कानूनों का समावेश फौजदारी कानून में होता है। दूसरा, चोरी, डकैती, दहेज के लिए शारीरिक यातनाएं देना, हत्या आदि गंभीर स्वरूप के अपराधों को फौजदारी कानून के सहारे हल किया जाता है। तीसरा, इन अपराधों के लिए सबसे पहले पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दर्ज करानी पड़ती है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपराधियों की जांच करती है। और चौथा है, जांच करने के बाद पुलिस फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर करती है। अपराध सिद्ध हो जाने पर अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, न्यायालयीन सक्रियता। इसके उत्तर में आएगा पहला, कानून के आधार पर न्याय प्रदान करना न्यायालय का काम होता है, परंतु न्यायालय की इस पारंपरिक छवि में अब परिवर्तन हुआ है। दूसरा है, आधुनिक काल में सामाजिक न्याय और समता स्थापित करने के लिए न्यायालय भी अपने निर्णयों के माध्यम से सक्रिय दिखाई देते हैं। तीसरा, समाज में दुर्बल वर्गों, महिलाओं, आदिवासी, मजदूर, किसान और बच्चों को समय समय पर कानून का संरक्षण देने का प्रयास न्यायालय ने किया है। चौथा है, बलात्कार पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की उपेक्षा के विषय में न्यायालय ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जनहित याचिकाओं पर निर्णय देते समय भी न्यायालय की सक्रियता दिखाई देती है
और पांचवा है कानून का अर्थ लगाते समय और संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए न्यायालय अग्रसर दिखाई देते हैं। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला है समाज में कानून की आवश्यकता क्यों होती है? इसके उत्तर में आएगा पहला, समाज में भिन्न भिन्न विचारों, दृष्टिकोणों, विश्वास और संस्कृतियों के जन समूह और व्यक्ति रहते हैं। कानून के आधार पर इनके बीच के संघर्ष और विवाद को शांत किया जा सकता है। दूसरा, कानून के आधार पर ही सामाजिक न्याय एवं समता की स्थापना की जा सकती है। समाज के दुर्बल वर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों आदि को संरक्षण एवं न्याय मिल सकता है। तीसरा, स्वतंत्रता, समता, लोकतंत्र जैसे मूल्यों का लाभ कानून के कारण ही लोगों को मिल सकता है। और चौथा है कानून के कारण ही लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। कानून का राज्य स्थापित होने पर किसी की तानाशाही नहीं चलती, इसलिए समाज में कानून की आवश्यकता होती है। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय के कार्य स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है केंद्र शासन और एक या अधिक घटक राज्यों के बीच के विवादों तथा दो या दो से अधिक घटक राज्यों के बीच के विवादों को हल करना। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा, अपने तथा कनिष्ठ न्यायालयों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना। और चौथा है सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उन्हें परामर्श। दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में है भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कौन से प्रावधान किए गए? इसके उत्तर में आएगा भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाने के कारण उनकी नियुक्तियों के विषय में कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। दूसरा है न्यायाधीशों को उनकी सेवा की गारंटी दी गई है। सामान्य कारणों अथवा राजनीतिक उद्देश्य से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। तीसरा है न्यायाधीशों को भारत की अर्जित निधि से वेतन दिया जाता है। इस विषय में चर्चा करने का अधिकार संसद को नहीं है। और चौथा है न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना करना न्यायालय की अवमानना मानी जाती है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति को सजा दी जाती है। दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न सारणी पूर्ण करो। न्यायपालिका की संरचना है। उच्च न्यायालय यहाँ पे दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश दिया गया है, जिला न्यायाधीश दिया गया। मतलब मुख्य न्यायाधीश कहाँ पे काम करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य को क्या बोलते हैं और जिला न्यायाधीश कहाँ काम करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय में काम करते हैं। उच्च न्यायालय के मेन को क्या कहा जाता है? मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायालय के मुख्य को क्या कहा जाता है? जिला न्यायाधीश कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, ताकि इसमें हम और भी ज्यादा सुधार कर सके। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।